हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अर्थात बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह जो प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो क्लास को पूरा देखिएगा तथा साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे यह क्लास आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी यह लाभदायक साबित हो सके। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न क्या है कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 भारत विश्व में जैव विविधता के स्तर पर 12वें स्थान पर आता है। अकेले भारत में लगभग 45,000 पेड़ पौधे व 81,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 81,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व की लगभग 71% वनस्पतियों तथा 8.5% जानवरों की प्रजातियों में से हैं। जैव विविधता संरक्षण हेतु केंद्र सरकार ने 2000 में एक राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण क्रियान्वयन योजना शुरू की, जिसमें गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणवादियों तथा आम जनता को भी शामिल किया गया। इस प्रक्रिया में सरकार ने जैव विविधता संरक्षण कानून 2002 पास किया, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वर्ष 2002 में पारित इस कानून का उद्देश्य जैविक विविधता की रक्षा की व्यवस्था की जाए, उसके विभिन्न अंशों का टिकाऊ उपयोग किया जाए तथा जीव विज्ञान संसाधन ज्ञान के उपयोग का लाभ सभी में बराबर विभाजित किया जाए। आधुनिक अधिनियम में जो अधिनियम था आपका, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता प्राधिकरण बनाने का भी प्रावधान था। राज्य स्तरों पर राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थापित करने तथा स्थानीय स्तरों पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना करने का प्रावधान था, ताकि इस कानून के प्रावधानों को ठीक प्रकार से लागू किया जा सके। जो आपका जैव विविधता कानून है 2002, केंद्रीय सरकार को निम्न दायित्व भी सौंपता है, और कौन कौन से हैं? तो पहला है उन परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव जांचना जिनसे जैव विविधता को हानि पहुंचाने की आशंका हो। फिर है जैव तकनीकों से उत्पन्न प्रजातियों के जैव विविधता तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के लिए नियंत्रण तथा उनका उपाय सुनिश्चित करना। फिर आपका आता है स्थानीय लोगों की जैव विविधता संरक्षण की परंपरागत विधियों की रक्षा करना। उसके बाद है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि यह सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी भागीदारिता भी सुनिश्चित करता है। यह सरकार को नीतिगत, संस्थागत तथा वित्तीय अधिकार प्रदान करता है। साथ ही यह सरकार को जैव विविधता की परंपरागत तकनीकों का सम्मान तथा उनका संरक्षण करने का भी दायित्व देता है। अगला प्रश्न है कि गेट से आप क्या समझते हैं? गैट से आप क्या समझते हैं? GATT, गैट से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गेट की फुल फॉर्म की, कि गेट का जो पूरा नाम है वो क्या है। तो इसको जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड बोलते हैं। तो गेट को क्या बोला जाता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार एवं क्रियाशील कार्यप्रणाली तैयार करने हेतु की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1947 में व्यापार एवं रोजगार के पक्ष का फैसला लिया। इस फैसले के अनुसार हवाना अर्थात क्यूबा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ITO या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इस संगठन के शुरुआत में 23 देशों ने संस्थापक देशों के रूप में हस्ताक्षर किया करके सदस्यता हासिल की। सन 1948 में WTO को ही GATT के नाम से
जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है कि ट्रेडमार्क की क्या उपयोगिता है। तो ट्रेडमार्क पंजीकृत करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई अन्य व्यवसाय आपके समान चिन्ह का उपयोग नहीं करेगा और आप अपने व्यवसाय को वाणिज्य एवं चिन्ह का उपयोग करने में एकमात्र अधिकार भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा आपके ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति कानूनी कार्रवाई के अधीन हो सकता है। अगला प्रश्न है कि बौद्धिक संपदा अधिकार अर्थात आईपीआर पर टिप्पणी कीजिएगा। तो बौद्धिक संपदा अधिकार पर टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी वस्तु अथवा विचार के निर्माता को उस वस्तु अथवा विचार के निर्माण का संपूर्ण से प्रदान करता है। एक सामाजिक दृष्टिकोण से बौद्धिक संपदा का अधिकार एक निर्माता के व्यक्तिगत हितों की रक्षा इस प्रकार से करता है कि निर्माता द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं एवं समाज में विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा उन वस्तुओं के उपयोग से संबंधित सूचनाओं में अधिकारों की भिन्नता रखते हुए निर्माता को उसके निर्माण का श्रेय देते हुए विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहित करता है। किसी सूचना के उत्पादक के उस सूचना के उत्पादन के पश्चात वह सूचना विभिन्न उपयोगकर्ताओं के द्वारा अलग अलग समय में आपस में बांटते हुए प्रयुक्त की जाती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त सूचना का उत्पादक किसी भी तरह से अपने उत्पादक के रूप में प्राप्त अधिकारों से वंचित ना हो जाए और उपयोगकर्ता एवं उत्पादक में अधिकारों के संबंध में पर्याप्त भिन्नता सुस्पष्ट रहे। आज हमारे समाज में विभिन्न सुविधाओं एवं उत्पादों के निर्माण के पीछे गहन चिंतन एवं शोध के गंभीर प्रयास सम्मिलित होते हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त परिणाम अथवा उत्पाद अन्य दूसरे व्यक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीकों से प्रयोग में लाया जाता है और कई बार ये दूसरे लोग उन उत्पादों के नवीन स्वरूपों में परिवर्तित कर अथवा उनके आधार पर अन्य परिष्कृत उत्पाद तैयार कर उसका संपूर्ण श्रेय स्वयं लेने का प्रयास करते हैं। इस तरह से मूल रूप से एक व्यक्ति खोजकर्ता के द्वारा विकसित अथवा निर्मित एक उत्पाद का व्यावसायिक एवं वित्तीय लाभ दूसरे व्यक्ति के द्वारा बिना खोजकर्ता को श्रेय दिए लिया जा सकता है। बौद्धिक संपदा अधिकार इस तरह के कृत्यों से खोजकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है एवं खोजकर्ताओं को उनके द्वारा दी गई खोज का श्रेय देने के साथ साथ उनके वित्तीय एवं व्यावसायिक अधिकारों को भी संरक्षित करता है। फिर है बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आने वाले मुख्य तत्व प्रतिलिपि अधिकार या कॉपीराइट एवं इसी तरह के अन्य अधिकार जैसे कि ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट्स, एकीकृत परिपथ के लेआउट डिजाइन आदि हैं। किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के मस्तिष्क अर्थात मानसिक प्रयासों से की सृजनात्मक खोज के आधार पर उसके अथवा उन्हें प्रदान किया गया अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। उसके बाद जो आपका बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न सृजनात्मक प्रयासों के माध्यम से की गई खोज, साहित्य तथा कलात्मक कार्यों एवं व्यवसाय में प्रयुक्त किए गए नाम, चित्र एवं डिजाइन आदि आते हैं। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकार का इतिहास लिखिए या संक्षिप्त रूप में संदर्भित या टिप्पणी करिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से है कि भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकार का पहला गठन वर्ष 1856 में प्रकाश में तब आया जब जॉर्ज अल्फ्रेड के पेनिंग ने अपना पेटेंट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बाद में उन्हें प्रदान किया गया पेटेंट भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत प्रथम पेटेंट के रूप में जाना गया। बौद्धिक संपदा के अधिकार के अंतर्गत आने वाला प्रतिलिपि अधिकार अर्थात कॉपीराइट का इतिहास भारत में सर्वाधिक पुराना है। यह अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान 1847 में लागू किया गया था। उस समय के प्रावधानों के अंतर्गत एक पुस्तक उसके लेखक के संपूर्ण जीवन काल एवं उसकी
मृत्यु के 7 वर्ष तक कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत नियंत्रित होती है। वर्ष 1914 में भारतीय संसद में नया कॉपीराइट एक्ट पास किया गया, जो कि मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम ने सन 1911 के कॉपीराइट एक्ट लगभग अनुरूप था। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत में सन 1958 में एक नया कॉपीराइट एक्ट लागू किया गया। पेटेंट के दृष्टिकोण से भारत में सन 1856 में अधिनियम पास हुआ, जो कि सन 1883 में संशोधित किया गया। तत्पश्चात सन 1911 में भारतीय पेटेंट एवं डिजाइन एक्ट ने इसका स्थान दिया गया। यह अधिनियम वर्ष 1920 से 1930 व वर्ष 1945 में पुनः संशोधित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने 1949 में लाहौर हाई कोर्ट को सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉक्टर बख्शी टेकचंद की अध्यक्षता में पेटेंट अधिनियम की समीक्षा हेतु एक समिति बनाई गई, जिसके पश्चात वर्ष 1950 में इस अधिनियम में परिवर्तन किए गए। बाद में समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप इसमें बदलाव किए गए। भारत में ट्रेडमार्क पर वर्ष 1940 के पूर्व तक कोई भी औपचारिक कानून नहीं था। अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की कि प्रश्न नंबर 7 क्या है। तो बौद्धिक संपदा के अधिकारों की श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो श्रृंखला लाए थे वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि यह क्लास आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और वो भी इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो उनकी जानकारी ले सकें। तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार से है कि सामान्य तौर पर बौद्धिक संपदा के अधिकारों के अंतर्गत औद्योगिक संपदा एवं प्रतिलिपि अधिकार अर्थात कॉपीराइट आते हैं, किंतु इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे अधिकार हैं जिन्हें सैद्धांतिक तौर पर इसमें सम्मिलित किया गया है। बौद्धिक संपदा के अधिकार में निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित अधिकारों को समाहित किया जाता है। साहित्यिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक कार्य, एक कलाकार एक प्रदर्शन, मनुष्य के विभिन्न प्रयास क्षेत्रों में किए गए आविष्कार, विज्ञान खोज, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क या व्यापार चिन्ह पर सेवा चिन्ह इत्यादि। फिर है बौद्धिक संपदा के अधिकारों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के आधार पर बौद्धिक संपदा के अधिकारों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। किस प्रकार की श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो पहला है कि बौद्धिक संपदा का अधिकार जो किसी आविष्कार एवं सृजनात्मक गतिविधियों के आधार पर प्रदान किया जाता है, इसके अंतर्गत पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन, प्रतिलिपि, पादप प्रजनन का अधिकार, एकीकृत परिपथ का लेआउट या डिजाइन इत्यादि आते हैं। फिर आपका आता है कि बौद्धिक संपदा के वे सभी अधिकार जो किसी उपभोक्ता को सूचना प्रदान करते हों, जिसके अंतर्गत ट्रेडमार्क एवं भौगोलिक संकेत आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी भी प्रकार के और भी वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।